हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 26 नवंबर 2025 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। हमारा ये डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। यहाँ पर हम द हिंदू के जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी IR, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इनके साथ ही जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, लेकिन उससे पहले हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था? ये था कि विद विच कंट्रीज डिड नरेंद्र मोदी अनाउंस अ न्यू ट्राइलेटरल इनिशिएटिव, मतलब कौन सी कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेकर G20 समिट में जो है मतलब कि अनाउंस किए गए कि हम उन दोनों देशों के साथ समझौता करेंगे, संधि करेंगे। तो ये है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज को कवर करते हैं कि न्यूज क्या है कि जो हमारे भारत के सीजे बने हैं, जो सूर्यकांत है, अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। जस्टिस सूर्यकांत है, तो इन्होंने क्या कहा है कि कास्ट मस्ट नॉट बी अलाउड टू डिवाइड अस वट एवर द सर्कमस्टांसेस। उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, किसी तरह की भी हो, लेकिन हमें जाति को हमें विभाजित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है आज का जो समाज है वो जातियों में, वो धर्मों में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, और इस हद तक बढ़ा हुआ है कि वो लोग एक जाति के दूसरी जाति से नफरत जैसे करने लगे हैं। तो इसी तरह मतलब दूसरे के जो भी रिचुअल्स है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर उनको खुद को वो सुपीरियर मानते हैं कि हमारी जो जाति है, हमारा जो धर्म है वो बिल्कुल सुपीरियर, लेकिन दूसरे सामने वाले को वो इन्फीरियर मानते हैं। तो इसी तरह ये क्या है कि एक तरह से समाज में विभाजन होने जैसा हो रहा है। तो उन्होंने यही चीज कही है। तो 25 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान ये बयान आया है उनका। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन हमें फिर भी जाति को ऐसे अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो हमें किसी भी प्रकार से विभाजित कर सके। तो महाराष्ट्र के जो स्थानीय निकाय चुनाव है उनसे जुड़े मामलों में ये जो है उसमें एक केस था। तो उसमें ये चीज यानी कि ये उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम देखें मामले का बैकग्राउंड क्या है, तो सुनवाई जो है महाराष्ट्र के 57 जो निकाय थे, यानी कि 57 जो सीट्स थे, जिसमें जिला पंचायतें, नगर निगम या फिर पंचायत समितियां उनके चुनाव से संबंधित थी, जहां पर OBC आरक्षण 50% से अधिक होने के कारण विवाद हो चुका था। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि जो आरक्षण है वो अब दिया जाता है भारत में, तो जो 50% से ज्यादा आरक्षण जब दिया जाता है तो उस पर ये जो है विवाद खड़ा हो चुका था। इसके बाद वकीलों ने क्या तर्क दिया कि जाति जनगणना की कमी से OBC आबादी का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। तो केंद्र सरकार ने 2027 की बोले हैं कि जनगणना जो है यानी कि जो मतलब कि जनगणना होगी उसमें जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि पहले भी हमने देखा था बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आई थी कि अब जो इस बार जाति गणना गणना भी होगी, यानी कि इससे किस जाति के कितने लोग हैं उनके लिए क्या क्या पॉलिसी बनानी इसके लिए आसान रहेगा। तो इसी तरह जो कोर्ट का निर्देश क्या है कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उनको 50% आरक्षण सीमा का पालन सुनिश्चित करने का जो है एक तरह से उन्हें ऑर्डर किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो जो इलेक्शन है वो भी रद्द हो सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारे मतलब किसी भी कैटेगरी को जो रिजर्व मतलब रिजर्वेशन मिलता है, तो उससे क्या होता है कि भारत में बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर यानी कि जो लोकल लेवल पर जितनी भी संस्था है उसको मजबूत करने के लिए जो चुनाव है वो जल्द होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई मतलब कि वहां पर विवाद खड़ा हो जाता है तो ये जो चुनाव है ये कैंसिल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CGI ने क्या कहा है कि OBC मस्ट गेट एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, बट इज इट हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ एवरीवन बीइंग ousted, or is it that they can be accommodated and others can be also reasonably accommodated? We need to see how to balance this. उन्होंने कहा कि हमें खुद ही देखना होगा हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। OBC को रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलना चाहिए जितना उनके लिए सही है उतना ही। इसके अलावा अगर हम देखें तो मामला हमने अभी देखा ही है। तो इसके बाद जो है
हम थोड़ी आरक्षण की बात करते हैं। ठीक है, जो आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी को, उन्होंने ये चीज कह दी कि ओबीसी को जरा एडुकेट है वो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये जो कहाँ पर मिल रहा है कि जो बाकी लोग हैं यानी कि उनको वो इस चीज से खुश नहीं है। तो इसी तरह मतलब कि जो बेंच है उन्होंने क्या कहा है कि इट वुड लुक इनटू वेदर द ग्रे एरियाज अराउंड द 50% कट ऑफ ऑन रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज इलेक्शंस आउट टू बी रेफर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। यानी कि उन्होंने कहा है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर देना चाहिए कि वहां पर लोकल लेवल पर किसको कितना आरक्षण देना है। अब हम थोड़ी आरक्षण की बात करें भारत में, तो जो आरक्षण है वो क्यों दिया जाता है, किसी भी समाज में यानी कि न्याय हो सके, यानी कि जिस तबके के लोग पिछड़े हुए हैं उन लोगों को आगे लाया जा सके। अब देखिए आरक्षण, मान लीजिए यहाँ पर दो तरह के तबके के लोग हैं, ये है एक ऊंचे तबके के और एक है नीचे तबके के। ठीक है, तो आप इसको मान सकते हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं अब इनको जो है ये आरक्षण दिया जाएगा इनको, ताकि ये ऊपर यानी कि इनके बराबर आ सके, मतलब इनको आगे ऊपर जा सके। ठीक है, तो और ये जो है लोग क्या मानते हैं कि अगर इनको आरक्षण दिया जाएगा तो हो सकता है कि हमें यहीं पर ही रोक दिया, हम मतलब कि जो बड़े तबके के लोग हैं उनको कहीं पर भी स्टॉप नहीं किया है कि आप यहाँ पर रुकेंगे या फिर आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा या फिर आपका काम धंधा रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उनको क्या है ना, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रिजर्वेशन दिया जाता है तो इट मीन्स कि उनको एक तरह से स्पेशल चांस मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहां पर उनकी एडमिशन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उनको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो इसी तरह ये जो मतलब कि रिजर्वेशन है ये निचले तबके के लोगों को ऊपर लाने के लिए किया गया था, ना कि ऊपर के तबके के लोगों को रोकने के लिए। तो यहाँ पर लोगों की थोड़ी धारणा गलत प्रकार से बनी हुई है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण जो है भारत के संविधान के द्वारा सामाजिक शिक्षा रूप से जितने भी पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको एक तरह से सशक्त बनाने के लिए ये आरक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही 1953 में कालेलकर जो आयोग था उसकी स्थापना हुई थी और पहली बार SC ST जो था उसके अलावा और भी जितने पिछड़े वर्ग थे ओबीसी वगैरह उनकी पहचान हुई, लेकिन ओबीसी की जो सिफारिशें थी इसमें रद्द कर दी गई थी। इसके बाद इसका इतिहास थोड़ा पुराना है, यानी कि समय समय पर हमें भारत में जो है आरक्षण की पॉलिसीज, आरक्षण की नीतियां लाई गई हैं। तो इसी तरह जो है फिर आता है 2006 का समय, उस समय पर 93rd अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। तो इसमें जो उच्च शिक्षा संस्थान है जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो उनमें ओबीसी को 27% जो है वो आरक्षण दिया गया था। इसके बाद 2018 की बात करें तो रोहिणी आयोग आया था, इसमें ओबीसी जो कैटेगरी थी उनको मतलब लाभ को असमान वितरण से देखते हुए उन उपवर्गीकरण की, यानी कि इनमें भी और ज्यादा क्लासिफिकेशन करने की सिफारिश की गई। 2023 में रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन पूरी तरह से जहां पर कार्यान्वयन है वो अभी तक लंबित है। अब देखिए भारत में क्या है ना, हर जगह हर चीज के लिए पॉलिसीज, एक्ट वगैरह सब कुछ बनाया जाता है, लेकिन उसका कार्यान्वयन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खास करके भारत के लिए अगर कोई भी कानून हो तो उसको लागू करना काफी हद तक मुश्किल ही रहता है। इसके अलावा केंद्र सरकार पर अगर हम देखें ओबीसी का आरक्षण क्या है, तो जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें दिया जा रहा है 27% आरक्षण मिल रहा है। इसके साथ ही जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स वगैरह यानी कि हाई एजुकेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए भी उनमें भी 27% आरक्षण है। टोटल आरक्षण की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी को मिला हुआ है 15%, इसके साथ ही ST को मिला हुआ है 7.5% और OBC को मिला है 27%। तो यहीं पर विवाद खड़ा होता है कि OBC जो कैटेगरी है ये काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है, तो इनको इतना ज्यादा मतलब इतना आरक्षण 27% क्यों दिया जा रहा है, लोगों के द्वारा ये सवाल उठाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अभी जो हाल ही का मामला था ये हमें पता है कि आरक्षण को लेकर ही हुआ था। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है IR से रिलेटेड है। यूक्रेन सपोर्ट्स ए सेंस ऑफ पीस प्लान बट हाईलाइट्स सेंसिटिव इश्यूज। यानी कि जो यूक्रेन है उन्होंने ए सेंस ऑफ पीस प्लान यानी कि जो एक तरह से
शांति योजना है उसका समर्थन तो करता है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं उसको भी हाईलाइट करता है। यूक्रेन का हमें पता है, तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा, इट हैज मेड ट्रिमेंडियस प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग यूक्रेन एंड रशिया टू द नेगोशिएटिंग टेबल। उन्होंने कहा कि बातचीत की टेबल पर दोनों को लेकर आना काफी हद तक मुश्किल था। डिस्पाइट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, Eve was hit by Russian strikes that killed at least 7 and severely damaged critical infrastructure। यानी कि ईव पर जो है यूक्रेन के जो एक तरह से सिटी है उस पर अटैक किया गया था रशिया के द्वारा, और उसमें कम से कम 7 से लेकर ज्यादा लोग जो है, यानी कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो, मतलब कि एक तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन है अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो भी प्रस्ताव रखा गया है शांति ढांचा, उसका जो भी एक तरह से सार है शांति ढांचे का, उसका तो समर्थन करता है, लेकिन कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी जो राष्ट्रपति उसके सत्र पर चर्चा की जा रही है। ये जो बयान है जिनेवा में जो अमेरिका और यूक्रेन अधिकारियों के बीच जो भी बातचीत हुई थी उसके बाद ये बयान आया, जहां पर एक 28 सूत्री योजना जो है वो प्रस्तुत की गई थी, यानी कि उसमें 28 पॉइंट्स रखे गए थे शांति योजना के लिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा कि योजना में अब बिंदु कम है और कई सही तत्व शामिल हो चुके हैं, लेकिन संवेदनशील बिंदुओं पर डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट बात होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने पहले तो इस चीज को जो शांति योजना थी इसको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब उसको फिर 28 पॉइंट्स लाए गए उसमें। तो अब जो ज़ेलेंस्की है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि अब हमारे अकॉर्डिंग ये जो समझौता है ये बिल्कुल सही है और अब हम जो है इसको एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी सेंसिटिव इसमें मामले हैं, मुद्दे हैं, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है, सेंसिटिव मुद्दे क्या हैं, अब देखिए सेंसिटिव मुद्दों को समझते हैं। इसमें क्रीमिया, डोनबास जैसे जो क्षेत्र हैं, हम देखते हैं जो क्रीमिया का एरिया है यूक्रेन का, इसके साथ ही डोनबास का जो एरिया है, इस पर जो रशिया वो अपना एक तरह से इसको ऑक्युपाई करना चाहता है, तो इनका जो कंट्रोल है। यूक्रेन की जो सेना सीमा है, इसके साथ ही नाटो सदस्यता की संभावना है, सुरक्षा गारंटी, ये सब शामिल है संवेदनशील मुद्दों में। इसके अलावा यूक्रेन पर इन सभी पर बलपूर्वक स्वीकृति से बनना चाहता है कि बचना चाहता है कि हम, यानी कि इन सभी पर जो है एक तरह से प्रेशर पाकर हमें इन चीजों में इन्वॉल्व ना किया जाए। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्री जो है, उन्होंने लावरोव ने कहा है कि योजना को अलास्का शिखर सम्मेलन के आतम और अक्षर से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि जो अलास्का शिखर सम्मेलन हुआ था उससे इस चीज को हम डिफरेंट नहीं मान सकते। इसके अलावा इसकी अगर हम पृष्ठभूमि को समझें तो इसकी जो पृष्ठभूमि क्या है, तो ये जो विकास है ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में हुआ है। अभी जो ट्रंप का दूसरा कार्यकाल 2024 से चल रहा है, तो जहां पर उन्होंने युद्ध समाप्त करने का वादा किया था और 28 सूत्री जो योजना थी उन्होंने लीक होने पर यूरोप और ईव में जो है आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये मॉस्को के पक्ष में पूरी तरह से लग रही थी ये जो इन्होंने योजना बनाई थी। इसके अलावा यूरोपीय संघ की अध्यक्षता जो है, उन्होंने कहा है इसे मजबूत आधार बताया है, लेकिन ये कहा है कि जो यूक्रेन की संप्रभुता है, यानी कि किसी भी देश की अगर हम बात करें तो यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय जो अखंडता है, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता जो है सर्वोपरि है। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो जर्मनी जैसे जो इच्छुक गठबंधन है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे जितने भी गठबंधन हैं, उन्होंने मतलब उन्होंने वर्चुअल बैठक हुई जहां पर ब्रिटिश पीएम जो है ईर स्टामर, उन्होंने इस चीज को एक तरह से रचनात्मक, क्रिएटिव कहा है। रूस की तरफ से अभी तक कोई भी इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो भी इन्होंने अभी 28 सूत्री जो योजना प्रस्तुत की है। इसके अलावा लेकिन लावरोव ने बयान ये दिया है कि मॉस्को अपनी मांगों पर अड़िग है, जैसे कि क्रीमिया पर पूरी तरह से नियंत्रण जो है, यानी कि मॉस्को की ये एक डिमांड है। इसके अलावा कुछ जो एक्सपर्ट क्या मान रहे हैं इस फैसले को कि ये एक तरह से पॉजिटिव भी हो सकता है, और लेकिन स्थायी शांति के लिए जटिल मुद्दों का समाधान करना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। यानी कि पॉजिटिव तो है, लेकिन जो स्थायी लंबे मामले हैं उनका समाधान पहले करना होगा, तभी ही जो है वहां पर शांति जो है बन सकती है यूक्रेन और रूस में।
अब देखिए नाटो की अगर हम बात करें, नाटो का जो यूक्रेन पर विस्तार क्या हो रहा है, तो नाटो एक तरह से नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, तो ये यूक्रेन का विस्तार एक जटिल विवादास्पद मुद्दा है। यानी कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन इस चीज से जो है रशिया रशिया जो है, क्योंकि बिल्कुल उसके पड़ोस में ही है, रशिया का ही एक पार्ट हुआ करता था यूक्रेन जो है, तो यूक्रेन को इस चीज से दिक्कत है, और यूक्रेन जो है वो सॉरी रशिया को इस चीज से दिक्कत है, और रशिया जो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता है। तो इसी वजह से ये जो मुद्दा है सामने आता है। इसके अलावा 1990 के बाद इसका विस्तार हुआ था, जब सोवियत संघ हुआ था, उसका विघटन हुआ 1990 में, और नाटो ने 14 पूर्वी यूरोपीय देश जो इसके सदस्य बने, जिसमें पोलैंड, हंगरी, बाल्टिक राज्य थे। 1990 में अमेरिकी राजनयिक जो थे जेम्स बेकर, उन्होंने गार्बोचेव को नाटो का पूर्व की ओर विस्तार न करने को कहा था, लेकिन कभी लिखित रूप में इसको नहीं बांधा गया था। जो है रूस है इस चीज को धोखा मानता है, कि उन्होंने कहा था कि हम पूर्व में इसको विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन इसको लिखित रूप में कोई भी हमें एविडेंस यहाँ पर उन्होंने कोई भी चीज नहीं रखी थी। इसके बाद यूक्रेन का संबंध क्या है, यूक्रेन ने 1994 में नाटो के पार्टनरशिप फॉर पीस में शामिल होकर एक सहयोग जो है शुरू किया था। 2008 का जो बुखारेस्ट शिखर हुआ था, उसमें नाटो ने क्या कहा था कि यूक्रेन और जॉर्जिया जो है वो भविष्य में सदस्य बनेंगे, लेकिन फ्रांस जर्मनी ने सदस्यता एक्शन प्लान उसको रोक दिया था। इसके साथ ही 2014 का जो क्रीमिया संकट आता है, उसके बाद यूक्रेन ने नाटो सदस्यता को एक तरह से संवैधानिक लक्ष्य बना लिया था। रूस का विरोध क्यों है, पुतिन ने 2021 में डिमांड की कि नाटो जो है वो यूक्रेन को कभी भी अपना सदस्य ना बनाए। 2022 के आक्रमण का कारण भी यही माना जाता है, जब से ये जो युद्ध है ये शुरू हो रहा है, क्योंकि जो है रशिया नहीं चाहता कि नाटो का सदस्य बने यूक्रेन, क्योंकि इससे उनकी भी एक तरह से परेशानी हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो है 28 सूत्रीय जो ड्राफ्ट पेश किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, 28 सूत्रों का, यानी कि 28 पॉइंट्स है इसमें। इसमें क्या कहा गया है कि रूस को डॉनबेस नाटो का आगे विस्तार न करना, यूक्रेन की जो सेना है 6 लाख तक सीमित की जाएगी, रूस को G8 में वापस लाना और प्रतिबंध हटाने का वादा इसमें किया गया है। यूक्रेन ने इस चीज का विरोध किया, उन्होंने कहा कि नाटो जैसे जो मुद्दे हैं उन पर बात ही नहीं हुई। इसके अलावा यूरोप के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है इस पर, उन्होंने कहा कि फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसे उन्होंने काउंटर प्रस्ताव रखा है, जिसमें नाटो विस्तार का प्रतिबंध जो हटाया गया। इसके साथ इसके प्रभाव क्या रहेंगे, इसमें सुरक्षा गारंटी दी जा रही है यूक्रेन को। इसके साथ ही कुछ लोग इसे कहते हैं, सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि नाटो यूक्रेन जो है वो एकीकरण लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही लेकिन रणनीतिक अस्पष्टता रूस को जो फायदा दे दी है। यदि योजना लागू हुई है तो यूक्रेन की सदस्यता जो है वो 2030 से ज्यादा तक टल सकती है। ठीक है, इसी तरह ये हमारी न्यूज थी, यानी कि एक तरह से न्यूज क्या, ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। अब चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ। तो हमारा एडिटोरियल क्या कहता है, अ लैंडमार्क लॉ इन 2013 इट नीड्स अ स्पाइन इन 2025। यानी कि यहाँ पर एक केस की बात की है, पोश एक्ट। इसमें जो यौन उत्पीड़न एक्ट जो है उस पर चर्चा हुई है, जो कि कार्यस्थल पर जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए बनाया गया था। ये कानून जो है #MeToo उस आंदोलन से प्रेरित होकर पारित हुआ था, और महिलाओं को औपचारिक सुरक्षा प्रदान करने का एक मील पत्थर माना जाता है। हालांकि एक दशक बाद यहाँ पर तर्क दिया गया है कि इस कानून को 2025 में सशक्त की आवश्यकता है, यानी कि इसको अभी भी एम्पावरमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान जो भी प्रावधान है पीड़िता को न्याय दिलाने में अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। यानी कि अभी तक इसमें जो है न्याय सही से साबित न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से अब देखिए इसमें कानून का इतिहास समझे थोड़ा सा, और इसका महत्व क्या है। तो 2013 में यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम जो है उसने कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले जो थे, जितनी भी शिकायतें आती हैं उनको संभालने के लिए समितियां बनाई थी, यानी कि समिति की स्थापना करना अनिवार्य कर दिया गया था। और यह जो है विशाखा दिशा निर्देश यानी कि 1997 के जो
कानून रूप, उसका एक कानूनी रूप इसको माना जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसले से बने थे। इसका महत्व क्या है? इससे पहले महिलाएं जो है अनौपचारिक फुसफुसाहट नेटवर्क यानी कि विस्पर नेटवर्क पर डिपेंड रहती थी, जहां पर सहेलियां जो है खतरनाक व्यक्तियों के बारे में चेतावनी देती थी। इसके अलावा पोश एक्ट जब से आया है, यानी कि पोश एक्ट ने औपचारिक तंत्र प्रदान किया है जिससे पीड़िताएं सुरक्षित रूप से शिकायत कर सकती हैं। इसके अलावा 2025 में इसका मजबूतीकरण करना आखिर क्यों जरूरी है? यहाँ पर जो हम पॉइंट की बात करेंगे, इसका एक तरह से फिर से एम्पावरमेंट क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि समय सीमा की कठोरता दी गई है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? समय सीमा की जो कठोरता है। इसका मतलब क्या है? शिकायत दर्ज करने की समय सीमा सिर्फ 3 मंथ की है, यानी कि 3 मंथ के अंदर अंदर ही करना चाहिए। इसके साथ ही विशेष परिस्थितियां हो तो इसको 6 मंथ तक भी आगे एक्सपेंड किया जा सकता है। विश्वविद्यालय या फिर लंबे काल वाले जो संस्थान है उसमें उत्पीड़न का जो प्रभाव है वो काफी देर से उजागर होता है। साक्ष्य जो है यानी कि एविडेंस की अगर हम बात करें तो काफी सालों बाद सामने आते हैं, तो आ सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है एडिटोरियल में कि न्याय की कोई भी समाप्ति तिथि नहीं होनी चाहिए। न्याय तो यह समय सीमा अपराधियों को विश्वास दिलाती है कि उनके जो कार्य समय के साथ धुंधले पड़ जाएंगे, यानी कि उन्होंने जितने भी हीनियस क्राइम किए वो समय के साथ उनके जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आईसीसी की कमजोरी क्या है? इसमें आंतरिक समितियां अक्सर जो है पक्षपाती या फिर अप्रभावी होती, खास करके जहां पर उत्पीड़क प्रभावशाली पद पर होता है। बाहरी तंत्र जिसमें सिविल कोर्ट, इनकी भूमिका काफी सीमित है, यानी कि सिविल कोर्ट इसमें जो है उनकी भूमिका बहुत ही कम रहती है, जिसके कारण जो भी इसमें अपराधी होता है, जो भी इसमें उत्पीड़क होता है, उसको एक तरह से हौसला मिल जाता है, उसको हिम्मत मिल जाती है कि मेरा साथ देने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इसके साथ ही कार्यान्वयन की कमी, ये हमें हर एक जगह में देखने को मिलेगा। यानी कि हम जब कार्यान्वयन की बात करते हैं, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करना किसी भी कानून को, जब कई संस्थान समितियां गठित नहीं करते इसको या फिर प्रशिक्षित नहीं देते। इसके अलावा #Me2 जो चला था एक कैंपेन, तो इसके बाद भी उच्च प्रोफाइल मामलों में जैसे कि बॉलीवुड, कॉर्पोरेट, इन सभी चीजों में भी न्याय मिलना अभी तक दुर्लभ बना हुआ है। इसके अलावा व्यापक प्रभाव होना चाहिए इसका, यानी कि कानून केवल महिलाओं तक सीमित है, इसके लिए ट्रांसजेंडर, गैर बाइंडी जो व्यक्ति उनको शामिल करने की भी जरूरत है। इसके साथ ही डिजिटल उत्पीड़न, यानी कि अगर कोई ऑनलाइन हैरेसमेंट में का शिकार होता है तो उसको भी इसमें कवर करना चाहिए। यह कमजोरियों को कानून को माइलस्टोन से कागजी शेरनी बना देती है, जैसे कि यानी कि एडिटोरियल में उन्होंने कहा। अब इसके बाद सुझाव क्या क्या हो सकते हैं इसमें, यानी कि कानून को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, इसको हम देखते हैं। तो समय सीमा को हटाना होगा। सबसे पहले तो जितने भी समय सीमा की बात की गई है, यानी कि एक तरह से अगर हम न्याय की बात करें तो देखिए कोई भी न्याय की बात हो तो यहाँ पर न्याय कोई समय सीमा बेसिकली नहीं होती है कि आपको सिर्फ 1 महीने में न्याय मिलेगा, 3 मंथ में मिलेगा, या फिर 5 महीने में, या फिर 1 साल में। तो इसमें कोई न्याय नहीं। अगर कोई व्यक्ति चाहे, अगर उसको 5 साल बाद, 1-2 साल बाद भी कोई एविडेंस मिलते हैं अपना न्याय पाने के लिए, तो तब भी उसको न्याय दिया जाएगा। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो एक तरह से, जब हम प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल की बात करते तो उसमें भी सामाजिक न्याय की बात कही गई थी कि समाज में सभी को न्याय मिलेगा। तो इसी तरह समय सीमा को कम करना चाहिए। शिकायतों के लिए कोई भी कठोर समय सीमा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब भी एविडेंस मिल जाए उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। इससे देरी से जितने भी मामले सामने आते हैं उन सभी को न्याय मिल सकता है। इसके बाद आईसीसी की मजबूत करना होगा, यानी कि समितियां जो बनाई गई हैं उनका जो स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए उन सभी को अनिवार्य कर देना चाहिए। प्रशिक्षण पारदर्शिता को बढ़ाना होगा ताकि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो सके। इसके साथ ही बाहरी निगरानी भी कोई रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि बाहरी निगरानी, राज्य स्तरीय जो ओम्बड्समैन जो है या फिर केंद्रीय प्राधिकरण ऐसे स्थापित होने चाहिए जो कि आईसीसी के फैसलों की समीक्षा कर सके। इसके बाद ही दंड जागरूकता होनी चाहिए, अपराधियों के लिए कठोर दंड जैसे कि तत्काल निलंबन या फिर संस्थानों के अनुपालन
ना करने पर जुर्माना होना चाहिए। इसके साथ ही जागरूकता के यानी कि अवेयरनेस के प्रोग्राम कैंपेन भी चलाने होंगे। इसके साथ ही व्यापक विस्तार हो, कानून को लिंग तटस्थ यानी कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाना होगा। यानी कि ये ना कोई सोचे कि ये जो कानून है ये सिर्फ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ही बनाया गया पोश एक्ट। ऐसा नहीं, अगर कोई लड़का है या फिर कोई ट्रांसजेंडर है, कोई मेल है, अगर उसका भी ऐसे उत्पीड़न हो रहा है, वो किसी ऐसी घटना का शिकार हो रहा है, तो उसको भी इसमें जो है अनुमति होनी चाहिए इस मतलब की कानून के तहत शिकायत करने की। तो ये बदलाव सिर्फ पोश एक्ट को मजबूत नहीं करेंगे बल्कि जो कार्यस्थल है उसको और ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि इस एक्ट होने के बाद भी हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, जहां पर ऑफिसेज हैं, कंपनीज हैं, बड़े बड़े कई बार गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसे चांस हो जाते हैं, हालांकि बहुत कम है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 20 से 30% ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए मतलब काम करना मुश्किल हो जाता है, वो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो इसी तरह मतलब कि हमारे जो भी काम करने की जगह है वो काफी ज्यादा एक तरह से सुरक्षित हो सकती है, और इसके साथ ही समावेशी यानी कि इनको इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। इसी तरह 2013 में ये जो पोश एक्ट बनाया गया था, इसको महिलाओं के सशक्तिकरण का तो प्रतीक था, लेकिन 2025 की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से ही अप्रासंगिक हो चुका है। इसके अलावा अगर हम इस एडिटोरियल का उद्देश्य देखें तो कानून को जीवंत रखने के लिए यानी कि कानून को जिंदा रखने के लिए सुधार जरूरी होते हैं। तो सरकार को सुधारों पर अमल करना चाहिए, और ताकि जो फुसफुसाहट है उसकी बजाय न्याय की आवाज को बुलंद किया जा सके। तो इसी तरह ये एडिटोरियल बात करता है मतलब कि जो हमारा पोश एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं आज भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पर जो है उन्होंने डिजिटल एविडेंस के बारे में भी बात कही है। जो डिजिटल साक्षर दुविधा प्रौद्योगिकी है उसके साथ संचार का विज्ञान होना चाहिए। ये सब यानी कि अब देखिए जो डिजिटल एविडेंस मिलते हैं उसका एक तरह से नया रूप मिला है संचार विज्ञान के द्वारा। उत्पीड़न के तरीके भी और विकसित हुए हैं, यानी कि ऑनलाइन उत्पीड़न हो रहा है, संदेश गायब भी हो सकते हैं, तस्वीरें सिर्फ एक बार ही दिखाई देती हैं, और चैट जो है इनक्रिप्टेड होती है। आंतरिक शिकायत समिति जो है यानी कि आईसीसी जो है जो भी इंटरनल जो भी सिविल कोर्ट है उनके सदस्यों के से अक्सर बिना किसी कानूनी तकनीकी प्रशिक्षण के ऐसे साक्ष्यों की व्याख्या करने की अपेक्षा जो है वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। यानी कि ये सही नहीं हो सकता अगर जब उनको आईसीसी के जितने भी सदस्य हैं या मेंबर्स हैं उनको जब तक ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक उनसे किसी भी प्रकार का साक्ष्य ले पाना बहुत ही थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसके अलावा कानून इस डिजिटल वास्तविकता के अनुकूल नहीं बना हुआ है। इसमें अद्यतन परिभाषा, डिजिटल साक्ष्य को संभालने के सख्त प्रोटोकॉल और समिति के सदस्यों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि तकनीक अपराधियों के लिए एक ढाल बन सकती है, ढाल ना बन जाए। तो इसी तरह इस चीज को यानी कि ध्यान में रखना होगा। महिलाएं लंबे समय से एक दूसरे से असुरक्षित व्यक्ति के बारे में चेतावनी देने पर निर्भर रही हैं। ये जो है कानाफूसी प्रणालियां ठीक इसी अस्तित्व में है, क्योंकि औपचारिक तंत्र जो है वो असल में विफल हो रहे हैं। 2013 में ये लागू हुआ था, मील का पत्थर, लेकिन अब इसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत आई हुई है। यानी कि जो महिलाएं हैं, पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में एक महिला काम कर रही है, यहाँ पर एक फीमेल है, इसी में एक दूसरी फीमेल जो है वो काम करने आती है, या फिर दूसरी फीमेल ऑलरेडी काम कर रही है। इसमें पहली फीमेल को पता है कि ये जो व्यक्ति या फिर कोई बॉस है या फिर कोई भी काम करने वाला यहाँ पर उनके ऊपर का कोई अधिकारी है, तो ये उनका उत्पीड़न कर सकता है, ये उनको एक तरह से असुरक्षित महसूस करेगा, उनके साथ मतलब निगाह उनकी जो सही नजर से नहीं देख रहा, या फिर उसको मतलब कि अनुचित तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि इस पहली महिला को पता है। तो ये धीरे से दूसरी महिला को इस बारे में आग्रह कर देगी, उसको जागरूक कर देगी कि देखो भाई ये तो ऐसा व्यक्ति, इसके आसपास नजदीक मतलब इसके आसपास नजर मत आना, या फिर इसका कोई भी पर्सनली काम न करना या कुछ ऐसा भी, ये इसको बता सकती है। इसी तरह इस चीज का जो है अब तरीका जो है आधुनिक बनाना होगा, यानी कि ये जो फुसफुसाहट है इसको खत्म करना होगा, और जो एक तरह से ये जो पोश एक्ट है इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। स्पेशली इसमें सुधार क्या चाहिए, एक तो टाइम की कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, फिर आईसीसी के जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मतलब जो भी
समय सीमा उस पर एक तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जो समय सीमा है उसको खत्म करके जहां भी जब भी किसी को एविडेंस मिलते हैं तब इसको लागू कर दिया जाए। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी रहने वाली, क्योंकि कई व्यक्ति क्या करते हैं बिना किसी एविडेंस के भी आ सकते हैं, मतलब जो भी उचित एविडेंस है उसके अलावा फेक एविडेंस बनाकर भी यहाँ पर ऐसे किसी व्यक्ति से अपना जो है दुश्मनी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा एडिटोरियल। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे जो है करंट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स कौन है। तो इसका जो ऑप्शन मतलब ऑप्शन है इसमें हिबतुल्ला अखुंजादा, अलहाज नूरुद्दीन अजीजी, मोहम्मद याकूब, अब्दुल खानी बारादर। तो इसका जो सही ऑप्शन आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन, इसमें हमें इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो भी हमारा द हिंदू का सेशन रहेगा कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।